हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्टडी IQIAS हिंदी चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने 2024 को लेकर के आपसे कमिटमेंट किया था कि हम एक टर्मिनोमिक्स की सीरीज प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से स्टार्ट करेंगे, तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। और अब तक हम लोगों ने टर्मिनोमिक्स यानी कि इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी बेस्ड सारी चीज़ों को हमने कंपाइल करते हुए 3 लेक्चर अब तक डिस्कस कर चुके हैं, किए हैं, ठीक है ना। और ये हमारा 2024 के लेकर के आज चौथा लेक्चर है, जिसमें हम लोग कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा। और इसमें जैसा कि आप लोगों ने लगातार क्लास की हुई है, तो उसमें आपको पता होगा कि पहले हम लोग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं उस दिन के, उन सभी टॉपिक पर पूरा डिस्कशन करते हैं, पूरा विश्लेषण करते हैं, और उसके बाद आए हुए 15 सालों के अंदर या उससे पहले के भी जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका पूरा विश्लेषण भी करते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी। यानी एक ही क्लास से आप लोगों के 2 टॉपिक कवर हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाती है और साथ के साथ हम अपना टॉपिक भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4, और सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग उसी टॉपिक में कृषि के अगली महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 कृषि में चौथा टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत ध्यान रखिए, कृषि विकास को लेकर के सरकार ने जो जो महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय कृषक आयोग, राष्ट्रीय कृषक नीति, कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय जैविक मिशन, इनसे संबंधित सभी पहलुओं की हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका प्रारंभिक परीक्षा का कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आता है तो छूटे नहीं। बस एक ही उद्देश्य है कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से इसको कवर करें, अच्छे तरीके से इसको अपने नोट्स बनाएं और प्रॉपर एग्जाम में इसको यूटिलाइज करें, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय कृषक आयोग। ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को सरकार के द्वारा चलाई गई हरित क्रांति या क्रांतियों के बारे में चर्चा की थी, जो महत्वपूर्ण क्रांतियां थी कि कैसे कैसे उनका विकास हुआ था, ठीक है ना। आज हम बात कर रहे हैं सन 2000 के बाद भारत सरकार ने कृषि के विकास के लिए कैसे कैसे प्रयास किए, क्योंकि लगातार हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, हमारा देश का आर्थिक विकास भी हो रहा है, तो ऐसे में उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरत भी पड़ रही थी और जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा भी जरूरी थी। इसी दृष्टिकोण से यह बात आई सामने कि हम इतने बड़े स्तर पर, जहां पर इतनी बड़ी जनसंख्या हो, 100 करोड़ 125 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हो, उस देश में हम आयात करके लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते, ठीक है ना। इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए भारत सरकार ने, ध्यान रखना, 2004 में, कब, 2004 में उसी व्यक्ति को फिर से बुलाया जिसने भारत में हरित क्रांति की नींव रखी, ध्यान रखिएगा, और वो थे द ग्रेट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। उनको बुलाया गया और कहा गया कि आप कृषि के विकास के लिए फिर से एक नया प्लान बनाइए, एक नया कंसेप्ट डेवलप कीजिए और एक नई रणनीति बनाइए, जिससे कि हमारे भारत की, नए भारत की जरूरतें पूरी हो सके। ध्यान रखना, उन्होंने एक कृषि आयोग का गठन किया। किसका? कृषि आयोग का, भारत सरकार ने। और उसका अध्यक्ष बनाया किसको? इसका अध्यक्ष बनाया डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। ध्यान रखिएगा, MS स्वामीनाथन, द ग्रेट साइंटिस्ट कह सकते हैं, बहुत सम्मान के साथ कह सकते हैं कि आज हम खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर हैं तो उसी व्यक्ति की वजह से हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, ध्यान रखना, और वो अध्यक्ष बनाया गया था राष्ट्रीय कृषि आयोग का। लेकिन डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने कहा कि इस आयोग का नाम जो है कृषि आयोग नहीं होना चाहिए,
बोले कि इस आयोग का नाम कृषक आयोग रखिए। तो इन्हीं की सिफारिश पर सरकार ने कृषक आयोग और उसका नाम रखा। अब कहोगे क्यों? तो उसके पीछे दोस्तों एक कारण था। सरकार एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा था कि यदि हम कृषि आयोग की बात करते हैं तो केवल हम कृषि के विकास की योजनाओं पर चर्चा करेंगे, केवल कृषि की विकास की बात करेंगे, लेकिन उस कंडीशन में कृषि करेगा कौन? कृषक। और अगर कृषक ही सुरक्षित ना हो तो सोचना, अगर कृषक ही सुरक्षित ना हो, कृषक को लेकर के कोई भी पॉजिटिव उसके अंदर चेतना ना हो, सकारात्मक चेतना ना हो, उसके अंदर एक मोटिवेशन ना हो, तो सोचिए खेती कैसे कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि कृषि आयोग से पहले हमें कृषक आयोग नाम रखना चाहिए और कृषक को ध्यान में रखते हुए ही नीति बनानी चाहिए। ध्यान रखना। तो इन्हीं के सुझाव पर ही, ध्यान रखना, सुझाव पर क्या किया गया? कृषि आयोग का नाम कृषक आयोग रखा गया। का नाम क्या रखा गया? कृषक आयोग। बोले कृषक सुरक्षित रहेगा तो समझ लीजिए कि कृषि भी सुरक्षित रहेगी। यस, ओके, ध्यान रखना। रखा। और उसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दी। 2005 में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दी, ठीक है ना। और उन सिफारिशों को भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया और कृषि के संदर्भ में हर पहलू पर सिफारिशें दी। ध्यान रखना, इन्होंने, ध्यान रखना, कृषि के संदर्भ में इन्होंने जो सिफारिशें दी थी वो आप समझ लीजिएगा कि किस किस चीज में दी थी। इन्होंने सिफारिशें दी थी कृषक के लिए और किसान, कृषि दोनों के लिए। सिफारिशें कृषक सुरक्षा और कृषि विकास दोनों के लिए दी थी। कृषि विकास दोनों के लिए। अब कहोगे ऐसा क्यों? तो सीधी सी बात है, कृषक सुरक्षित होगा तो कृषि का विकास भी होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए दोनों पर बराबर फोकस करके हमको चलना पड़ेगा। और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति न बना करके राष्ट्रीय कृषक नीति को जारी किया था 2007 में, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, तो यहां पर जो कंसेप्ट है अब वो यही है कि भारत सरकार ने, सोचिएगा, कृषक आयोग की सिफारिश पर 2007 में राष्ट्रीय कृषक नीति जारी की। सोचना एवरीबॉडी, इन्होंने कृषक नीति जारी की। तो 2004 में कृषक आयोग और उसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषक नीति, जो सिफारिशें उन्होंने दी थी उन्हीं पर सारी चीजें ध्यान दिया गया। इन्होंने सोचिए किन किन चीजों पर फोकस किया इस कृषक नीति में। किसानों के लिए, कृषक के लिए, कृषक सुरक्षा के लिए भी इन्होंने फोकस किया और इन्होंने सोचिए उसको अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराने पर बल दिया। क्या दिया? इन्होंने कहा कि इसमें सरकार को क्या करना चाहिए? किसानों के लिए कृषि के अलावा गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। सोचिएगा, किसको बढ़ावा देना चाहिए? गैर कृषि गतिविधियों को। यह समझ लीजिएगा, इसी तरीके से पॉइंट फॉर्म में इसको समझिएगा। यह उन्होंने सिफारिश दी कि गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, बढ़ावा इसमें देने की कोशिश की। जैसे, ध्यान रखेगा, उन्होंने पशुपालन की बात की, तो सरकार ने भी पशुपालन की बात की है इसमें। मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सोचिए, मधुमक्खी पालन, ऐसी गतिविधियां जिससे किसान को अतिरिक्त आय हो सकती है। समझिएगा, तो उस पर फोकस किया गया। क्यों? क्योंकि यदि किसी भी परिस्थिति में कृषक की कृषि पूरी तरह नष्ट हो जाती है, कोई आपदा आ जाती है, कोई संकट आ जाता है, मानसून फेल हो जाता है किसी भी कारण से, तो वो मरने की स्थिति में ना आए, सुसाइड ना करना पड़े, कर्ज के जाल में ना डूबे, बल्कि उसे 2 पैसे की अतिरिक्त आमदनी हो सके।
अगर यहां से उसको 2 पैसे की अतिरिक्त आमदनी होती रहेगी तो कृषि का भी विकास होता रहेगा। वो जोखिम ले सकता है, वो रिस्क ले सकता है, वो घबराएगा नहीं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ध्यान रखिएगा। ओके। और इन्होंने क्या कहा, अतिरिक्त आय पर बल दिया। इन्होंने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने पर बल देना चाहिए, कृषि के विकास पर नहीं। कृषि का विकास होगा तो ठीक है, लेकिन किसानों की आय को बढ़ाने पर बल देना चाहिए। वो कैसे होगा, बोले कि वो छोटी छोटी हर चीज पर फोकस कीजिए। इसके लिए अतिरिक्त आय को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको अच्छा बाजार प्रणाली बनानी चाहिए, उसकी लागत को कम करना चाहिए, अच्छी बाजार प्रबंधन होना चाहिए। सोचना, ये इन्होंने इस पर बल दिया। ध्यान रखिएगा। और इसके अतिरिक्त अब आ जाइए, उन्होंने कृषि नीति में कृषि के विकास पर क्या बल दिया। कृषि के विकास को लेकर के इस नीति में क्या क्या बातें हुई वो देख लीजिए। इसमें उन्होंने कृषि के सभी पक्षों पर बल दिया। ध्यान रखें, कृषि के विकास के लिए सभी पक्षों को विकसित करने पर बल दिया। ध्यान रखिएगा, विकसित करने पर बल। बोले कि सभी पक्ष कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। और वो सभी पक्ष हैं दोस्तों, ध्यान रखना। नंबर 1, उन्होंने कहा कि भूमि का सुधार कीजिए। भूमि का सुधार कीजिए यानी कि मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको ध्यान रखिएगा। इसके लिए उन्होंने कहा, एक योजना इसमें बताई गई है, लैब टू लैंड योजना, लैब टू लैंड स्कीम, ये इसमें बात की गई। अब लैब टू लैंड स्कीम क्या है, लैब टू लैंड स्कीम का मतलब है कि मिट्टी को लेबोरेटरी से जोड़ दीजिए, खेत को। इसका मतलब हो गया मिट्टी की जांच कीजिए, मिट्टी की जांच करने के बाद उसमें जो पोषक तत्व हैं उसके आधार पर ही आगे की खेती कीजिए कि इस मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी हो सकती है और कौन से उर्वरकों का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। जबरदस्ती कोई भी उर्वरक नहीं डालना है। अरे हो सकता है कि हमारे खेत में पोटेशियम पहले से मौजूद हो, तो क्यों डालना पोटेशियम। हमारे खेत में अगर बाजरा अच्छा हो सकता है तो हम बाजरे की खेती करनी चाहिए। हमारे खेत में अगर गेहूं अच्छा हो सकता है तो हमें गेहूं की करनी चाहिए। चावल अच्छा हो सकता है तो चावल की करनी चाहिए। पहले मिट्टी की जांच तो करा लीजिए भाई, आपके शरीर में क्या चीजें अच्छी है क्या खराब है, जांच करने के बाद ही तो दवा खाओगे। या कुछ भी खाओगे कि कुछ भी खाते रहोगे तो शरीर में तो फिर प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी। बस दबा के खाए जाना, कभी प्रोटीन कभी फैट कभी चिकनाई कभी ये, उससे थोड़ा ना कुछ होने वाला है। कहीं ना कहीं तो फिर मोटापा आएगा, कहीं ना कहीं कुछ और बीमारियां आएंगी। आपको शरीर को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप काम करिए। बात क्लियर। तो यही उन्होंने कहा, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा कि सिंचाई प्रणाली में भी आपको सुधार करना है। तो सरकार ने कृषि नीति में सिंचाई के लिए भी इसमें कई सारी चीजें की। इन्होंने सिंचाई के लिए जो योजना चल रही थी वो तो थी ही, इसमें उन्होंने जल संरक्षण पर विशेष बल दिया। जल संरक्षण, विशेषकर वर्षा जल संचयन पर, विशेषकर वर्षा जल संचयन पर बल। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संरक्षण, इस पर बल दिया गया। ध्यान रखिएगा, सिंचाई के लिए। और क्या किया गया, इसमें अच्छे बीजों के लेकर के बल दिया गया। सिंचाई के बाद देखेंगे तो बीज प्रणाली, इसमें कहा गया कि गुणवत्ता वाले बीज हमको अपनाने चाहिए। सोचिएगा, इसमें गुणवत्ता वाले बीजों पर बल देने की कोशिश की गई। गुणवत्ता वाले बीज, ठीक है ना। चौथा, इसमें देखें वित्त प्रणाली, बोले बिना वित्त के कोई समस्या का समाधान हो नहीं सकता, तो कृषक वित्त बहुत जरूरी है। कृषक वित्त, इनको सुविधा दीजिए, इनको आगे बढ़ाइए, बैंकिंग प्रणाली से जोड़िए, छोटे छोटे ऋण उपलब्ध कराइए इनको। कृषि वित्त, इसी को एग्रीकल्चर फाइनेंस, इसको जितना अच्छा होगा समझ लिए किसानों को उतना फायदा होगा। ध्यान रखना। और किस किस पर बल दिया गया इसमें, कृषि वित्त के अलावा इसी में दिया गया आपके, सोचना, कृषि में नवीन तकनीक पर, नवीन तकनीक को अपनाने पर बल दिया गया। नवीन तकनीक पर बल दिया गया, यानी कि जिसे हम क्या कह सकते हैं, कृषि अभियांत्रिकी कह सकते हैं। कृषि अभियांत्रिकी, बोले कि नई इंजीनियरिंग का इसमें इस्तेमाल करिए, नई टेक्नोलॉजी, विशेषकर
ई टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी का। इन सब चीजों पर सोचिए फोकस किया गया इस नीति में। यानी कुल मिलाकर के इसका मतलब था कि हमें संपूर्ण विकास करना है, ठीक है ना। इसी में सरकार ने कोशिश की इस नीति में कि हमें किसानों को भंडारण व्यवस्था पर भी बल देना चाहिए, भंडारण व्यवस्था पर बल देना चाहिए। हमें इसमें अच्छे परिवहन और संचार के साधनों पर बल देना चाहिए के साधनों पर बल देना चाहिए, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, और वो है आपका बाजार प्रणाली। बाजार प्रणाली कैसी होनी चाहिए? इसमें कहा गया कि बाजार प्रणाली कृषक हितैषी होनी चाहिए, कृषक हितैषी बनाने पर बल देंगे, ध्यान रखना बाजार प्रणाली में। ओके। और इन्होंने एक चीज और कही कि बाजार में जो एमएसपी डिसाइड किया जाएगा, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए लगभग आपकी लागत का 1.5 गुना। लागत का क्या होना चाहिए? 1.5 गुना होना चाहिए, तब इसका सही कीमत निकल करके सामने मिलेगी, तब इनको सारी चीजें मिलेंगी। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट था इसके अंतर्गत। और इसमें एक चीज और भी की गई कि अगर आपको कृषि को आगे बढ़ाना है तो सतत कृषि और जैविक कृषि को बढ़ावा देना है, जैविक कृषि की तरफ हमें बढ़ना है। तो ये है कृषक नीति के महत्वपूर्ण मुद्दे, जिसमें हर पहलू पर सोचिएगा आपको सरकार ने विकसित करने के लिए इसमें नीतियां बनाई थी। और ये सारे अधिकांश सुझाव सब किसके थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बनाए गए आपके कृषक आयोग के सुझाव थे। ये थे आपके सारे के सारे महत्वपूर्ण मुद्दे। एवरीबॉडी इट इज क्लियर? ध्यान रखना, ये नीति बनाई गई है, अब नीति का इंप्लीमेंटेशन भी होगा कि नीतियां तो बना दी गई, अब इनमें एक एक चीज के लिए हम क्या क्या करें, कौन कौन सी योजनाएं चलाएं, कैसे कैसे चलाएं, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यह है पैटर्न, यह तरीका जिस तरीके से आपको पढ़ना है, समझना है, और इन्हीं से आपके क्वेश्चंस बनने हैं। अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय कृषक नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार कीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, बताइए कौन कौन से सही थे, तो यहीं से आने हैं क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन यहीं से आना है, इसी तरीके से आना है। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरी क्लास कई सारे लोगों को हो सकता है बोर करती हो। एक तो इकोनॉमी वैसे ही टफ है, और ऊपर से मेरे जैसा व्यक्ति सिर्फ पढ़ाना 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 और पढ़ाने की बात करता है। कभी आपको हंसी मजाक करना, कभी इधर उधर का चुटकुला सुनाना या ऐसी कोई कहानी सुनाता ही नहीं है। बताइए क्या करें? क्यों ऐसा लगता है ना एवरीबॉडी कि बहुत पढ़ाते हैं यार, बहुत बोर करते हैं सर? और आप लोग हैं कि कोई कमेंट नहीं करते, ना कोई लाइक करता है, ना कोई शेयर करता है, ना कोई सब्सक्राइब करता है, बस पढ़ लेते हैं और छोड़ देते हैं। अरे भाई कम से कम लाइक तो कर दिया करो, ठीक है ना, शेयर कर दिया करो, कम से कम कुछ और लोगों का भला हो सके। और आपसे क्या चाह रहे हैं? देखिए आपकी सफलता तो हम लोग चाह रहे हैं, लेकिन हम आपसे क्या चाह रहे हैं सोचिएगा, सिर्फ इतना सा काम। चलिए बाकी आप लोगों के लिए है। और इसके साथ ही आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, 2024, 25, 26 3 साल के लिए हम लोगों ने स्टडी आईक्यू ने आपको एक अलग कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें सिल्वर 18 महीने का, गोल्ड 30 महीने का और प्लेटिनम 42 महीने का कोर्स बनाया हुआ है। और यह हमारा पहला कोर्स इवनिंग में शाम को 6 बजे स्टार्ट हो रहा है, और 15 तारीख से बैच स्टार्ट हो चुका है। यस एवरीबॉडी, यानी कल से यह बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं इस बैच में एडमिशन लेना, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, मेरे मेल आईडी पर, मेरे टेलीग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी भी मैं इसमें एडमिशन करा दूंगा, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहें कर लीजिएगा। फीस इसकी बहुत कम है, 23,999 रुपये, 26,999 रुपये, और इसकी है 29,999 रुपये, ठीक है ना।
इतने कम फीस में आपको सारा का सारा कंसेप्ट, आपको सारे कोर्स आपको मिल रहा है, लेकिन इसके लिए कोड यूज करना पड़ेगा MK लाइफ। ये शाम वाला बैच आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, पहला बैच है, इसके बाद ये बैच बंद हो चुका है, ठीक है ना। ये लास्ट डेट थी, इसमें 3 से 4 क्लासें आपकी निकल गई हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास हुई है अभी एवरीबॉडी। तो ये 3 अलग अलग कोर्स हैं, जिसमें चाहे आप कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है। अब कहोगे इसकी जरूरत क्या है? इससे देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, यूट्यूब पे हम पढ़ तो रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, ये एक कहा जाए कि इस तरह की चीज है कि आप बहुत अच्छा प्लेयर बनना चाहते हैं, लेकिन दूर दूर से देख देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप एक एक चीज किसी कोच या किसी गाइडेंस के अंडर में रह करके प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक आप बेहतरीन खिलाड़ी बन नहीं सकते। ये ध्यान रखिएगा। इस फील्ड में आप अच्छे से जानते हैं कितने अच्छे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, MBA वाले इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कितना अच्छा उनका एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, टॉपर्स होते हैं अपने स्कूल के, सोच अच्छी खासी जॉब छोड़ के आए होते हैं। वो एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी न किसी के गाइडेंस में रह करके किसी न किसी कोचिंग में प्रॉपर सिलेक्शन लेते हैं, और आप लोग सोचते हैं कि हम बिना किसी उसके हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, किसी न किसी कोच की जरूरत पड़ती है। कोई भी दुनिया में कोई भी कितना भी सफल व्यक्ति हो, उसे किसी न किसी गाइडेंस की, किसी न किसी कोच की जरूरत है, एक सिस्टमेटिक प्लान की जरूरत है। और ऊपर से जब कंपटीशन हो तो बहुत ज्यादा है, और ये कंपटीशन नहीं है, एक तरीके का युद्ध है जिसमें जीतना ही हमारा लक्ष्य है। समझ लेना, जीतना ही हमारा लक्ष्य है और सामने वाले को हराना है। तो हम कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते। और आपकी सबसे कीमती चीज पता है क्या? पैसा नहीं है बेटे, आपकी सबसे ज्यादा कीमती चीज है आपका समय, और ये निकल गया दोबारा वापस नहीं आएगा। आज मुझसे कोई कह दे कि मैं तुम्हें एक अटेम्प्ट दिलवा दे रहा हूं, सिलेक्शन तो छोड़ दीजिए, मुझे केवल 5 करोड़ देना है, तो मैं अभी अरेंज करके 5 करोड़ दे दूंगा कहीं ना कहीं से, मुझे एक अटेम्प्ट दिलवा दीजिए IAS का। नहीं मिलेगा, कुछ नहीं हो सकता। आपके पास समय है, इसका यूटिलाइज कर लीजिए। और इसको, बात इस बैच की नहीं है, बात है कि हमारे साथ जुड़ करके प्रॉपर प्लान के साथ आप आगे बढ़िए। पढ़ा तो देखिए हम यूट्यूब पर रहे हैं, लेकिन वो कोई सिस्टमेटिक प्लान नहीं है, हर चीज हम डिटेल में करा रहे हैं, लेकिन आप एक प्रॉपर प्लान के साथ हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपके आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस, टेस्ट, क्वेश्चंस, एनालिसिस, सब कुछ आपका सिस्टमेटिक हो रहा है। और क्या चाहिए यार? और फीस कितनी है? मात्र 30,000 रुपए यार। हालांकि मैं मानता हूं गरीब लोगों के लिए बहुत ज्यादा होगा, लेकिन IAS की तैयारी करने वालों के लिए, जब एक गरीब आदमी, एक गरीब छात्र IAS का सपना देखता है, तो उसका मतलब होता है उसकी फीस उसके दिमाग में होगी ना, होगी कि नहीं होगी? 2-2, 2.5 लाख रुपए फीस लगती है केवल GS की, और यहां पर सोचिए मात्र 30,000 रुपए में आपको 3 साल के लिए अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पढ़ाना लिखाना सब कुछ पॉसिबल है। और साथ के साथ मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी होगा कि जब आप मेंस देंगे तब आपको 4 महीने हम अपने प्रेमाइस पर यहीं बुलाएंगे, रहने खाने खर्चा हमारा खुद का होगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहां रह करके आपको प्रैक्टिस करवाएंगे 4 महीने मेंस की ड्यूरेशन में। और क्या चाहिए? इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। और ये मेरा कांटेक्ट है, मेरा कोड, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल ID, अब इन दोनों पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर तो खैर क्या कांटेक्ट करेंगे, टेलीग्राम और मेल ID पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि जिस किसी को एडमिशन चाहिए तो, ठीक है ना। डेट तो निकल चुकी है, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। ओके, क्लियर। अब आते हैं इसके बाद में, अब सरकार ने 2007 में कृषि नीति तो लागू कर दी, अब कृषि नीति को सही ढंग से लागू कैसे किया जाए? जारी तो कर दी कृषि नीति, लेकिन कृषि नीति को जारी कैसे किया जाए, लागू कैसे किया जाए? तो इसके तहत उन्होंने, सोचिए 2007 में उन्होंने 2 योजनाएं शुरू की, 2 योजनाएं, ध्यान रखिएगा। एक योजना है आपकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और दूसरी योजना थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ये 2 योजना उन्होंने 2007 में सरकार ने शुरू की थी। एवरीबॉडी, इट इज ओके, ध्यान रखिएगा। और इसके तहत हम देखें तो इसमें देख सकते हैं दोनों 2007 में शुरू की गई। इसका क्या है, एक चीज और ध्यान रखना, ये दोनों की दोनों 11वीं पंचवर्षीय योजना में है।
और इस तरह की चीजें ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फलानी स्कीम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, तो यह भी ध्यान रख लीजिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसमें क्या लक्ष्य रखा गया, ध्यान रखना, इसमें लक्ष्य रखा गया समग्र कृषि का विकास। समग्र कृषि का विकास का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है RKVY, समग्र कृषि का विकास। इसका मतलब था कि हम कृषि में जो वृद्धि देखना चाहते हैं, कृषि वृद्धि, वो कितनी देखना चाहते हैं, 4% देखना चाहते हैं, 4% की कृषि वृद्धि। ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसके लिए सरकार ने 5 वर्षों के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 25,000 करोड़ यानी 5,000 करोड़ प्रतिवर्ष। किसके लिए, हर चीज के लिए, भूमि सुधार के लिए, सिंचाई के लिए, बीज के लिए, उर्वरक के लिए, वित्त बीमा के लिए, जिस कृषि के विकास के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत वो सब कुछ, किसानों को पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, यानी ओवरऑल जो प्राइमरी सेक्टर है उन सब चीजों के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सोचिएगा, यह कंसेप्ट था इसके अंतर्गत, 5,000 करोड़ प्रतिवर्ष। और इस योजना को आगे ध्यान रखना 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा गया, योजना में भी जारी रखा गया 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज और समझ लीजिए, और महत्वपूर्ण चीज यह है कि 2019-20 में भी, 2019-20 में इसे सरकार ने नाम दिया RKVY रफ्तार। नई सरकार ने आने के बाद इसका नाम रखा RKVY रफ्तार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के नाम से। और इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया नवाचार पर बल दिया गया, इनोवेशन, नवाचार, इनोवेटिव तरीके से करिए। इसमें बल दिया गया आपके निजी निवेश पर, बोले निजी निवेश को बढ़ावा दीजिए। इसमें बल दिया गया कि इसमें स्टार्टअप, एग्री स्टार्टअप खोलिए, एग्री स्टार्टअप। सोचिएगा, एग्रीकल्चर के फील्ड में स्टार्टअप खोलिए, नए नए इनोवेटिव तरीके से नए बिजनेस चलाइए। और सोचिए वर्तमान में लगभग 112 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ये देख लीजिए, 112 स्टार्टअप काम कर रहे हैं इस समय। यह है आपके राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की महत्वपूर्ण बात है। अब यहीं पर दूसरा देखिएगा, इसमें क्या बात कही गई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ध्यान रखना, यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है और एक है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया 2013 में और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन बनाया गया 2007 में। तो मिशन और अधिनियम दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि हम भारत अपने देश में खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हो। इसका मतलब है हम अपनी जरूरत का मैक्सिमम उत्पादन स्वयं करें, ध्यान रखना। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या था दोस्तों, इस मिशन का उद्देश्य था खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ध्यान रखना, यहीं पर मैंने देखिए एक तरफ ये बना दिया है, दूसरी तरफ ये बना दिया है। आराम से दोनों चीजों को एक साथ याद कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, दूसरा इसमें क्या था, आयात पर निर्भरता कम करना, आयात निर्भरता कम करना, कम एवं स्वयं का उत्पादन बढ़ाना। स्वयं का उत्पादन बढ़ाना यानी खुद से बढ़ाओ। और इसमें किन चीजों पर फोकस किया गया, यहीं पर ध्यान देख लीजिएगा। यहां पर इसमें फोकस किया गया आपकी 3 फसलों के उत्पादन पर। बोले कि ये रहा 11वीं पंचवर्षीय योजना में चावल, गेहूं और क्या कहते हैं मोटा अनाज,
सॉरी, दाल है। दाल, बोले कि इनका उत्पादन बढ़ाना है। बोले कितना बढ़ाना है? इसका बढ़ाना है 10 मिलियन टन, इसका बढ़ाना है 8 मिलियन टन, और इसका बढ़ाना है 2 मिलियन टन। ये रहा, यानी टोटल हमें प्रतिवर्ष 20 मिलियन टन उत्पादन बढ़ाना है। ये रहा, ये इसका लक्ष्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना में, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। तो 20 मिलियन टन का प्लान था, लेकिन आगे चल के क्या हुआ इसमें, अब यहीं पर समझ लीजिएगा। 2012 में, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में, इसके टारगेट को और बढ़ा दिया गया। में इसके लक्ष्यों में क्या कर दिया गया? इसके लक्ष्यों को बढ़ा दिया गया। और क्या बढ़ा दिया गया? इसमें जो चावल है, ध्यान रखना, इसमें जो गेहूं है, अब जो इसमें दाल है, दाल के साथ में एक नई चीज और ऐड कर दी गई, और वो थी आपके मोटा अनाज। ये नया ऐड कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। चावल पहले की तरह सेम रहेगा, चावल रखा गया आपका 10 मिलियन टन, गेहूं 8 मिलियन टन। बोले बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको रखा गया 4 मिलियन टन, और इसको रखा गया 3 मिलियन टन। सोचिए कितना हो गया? 25 मिलियन टन। बोले कि हर साल हमको इतना बढ़ाना है इसमें। इसके तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना में, और इसमें एक प्रोविजन और किया गया इसके अलावा। बोले कि प्रत्येक जिले को सहायता दी जाएगी। इसके तहत क्या दिया जाएगा? प्रत्येक जिले को सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता वो कैसे कैसे की जाएगी, ध्यान रखना। जो जिला एक फसल उगाएगा, एक फसल वाला जिला, एक फसल जिस पर विशेष फोकस कर किया जा रहा है, एक फसल वाले जिले, उनको दिया जाएगा 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और जो एक से अधिक फसल उगाएंगे, उन जिलों को पैसा दिया जाएगा 2 करोड़ रुपए सहायता। 2 करोड़ रुपए ये रहे, ये इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया। यानी कि जिलों के आधार पर इस कृषि को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। जिस जिले में अगर एक फसल को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी 1 करोड़ रुपया, और जिन जिलों में 2 फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है उनको 2 करोड़ रुपया। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसका मकसद क्या था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का? कि भाई बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कोई भी देश जिसकी जनसंख्या 125 करोड़ से ज्यादा हो चुकी हो, उस देश को आयात करके अनाज नहीं खिलाया जा सकता। कहां से लाएंगे पैसा? इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस उत्पादन को खुद बढ़ाएं। और यह उत्पादन तब बढ़ सकता है जब जमीन का विस्तार तो है नहीं, वो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जमीन का बहुत अधिक विस्तार हो नहीं सकता। तो हमें जमीन में जितनी जमीन है उसी में उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि नए नए बीज, नई रिसर्च, इनोवेटिव तरीके से खेती करनी पड़ेगी और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। यह इसका पर्पस था, यह इसमें कंसेप्ट रखा गया। तो एवरीबॉडी, 2 योजनाएं 2007 की क्लियर हो गई कि सरकार ने कृषि के विकास के लिए उस समय क्या क्या किया था। ठीक है ना। अब इसके बाद में देखेंगे तो मैंने आपको इसमें कई सारी चीजें और भी बताई हैं, देखेंगे तो इसमें कुछ आपकी एक योजना और भी थी, जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन ये रहा। और ये योजना आपके नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन भी कहते हैं इसको, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन भी कहते हैं। और ये बागवानी क्या है? फल और सब्जियों को बढ़ावा देना, फल सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्लान था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या प्रावधान किया गया?
यह योजना 2005-6 में शुरू की गई, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना में, इसके पहले ही। और इस योजना में जो वित्त पोषण है, वित्त पोषण यानी कि केंद्र और राज्य कितना कितना पैसा खर्च करेंगे, तो ध्यान रखना इसमें केंद्र करेगा आपका 85% और राज्य करेगा इसमें 15% का रेशियो पर खर्च करेंगे बागवानी फसल के लिए। और इसमें उद्देश्य क्या था? उद्देश्य एक ही है कि भारत में बागवानी फसलों के उत्पादन में बढ़ावा देना, के उत्पादन में वृद्धि करना। ध्यान रखना, मैं चाहता तो इसको मैं पीपीटी के थ्रू भी आप लोगों को पढ़ा सकता था, लेकिन पीपीटी में वो बात नहीं आती जो हकीकत में पढ़ने में आती है। प्रेजेंटेशन मायने नहीं रखता बेटा, ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका जो रिटन फॉर्म है, ऐसा लगता है जैसे कि आप लोग रेगुलर क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो। इसीलिए इस कंसेप्ट को रखा गया कि आप कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? तो ये पूरे भारत के लिए शुरू की गई और इसी समय ध्यान रखना, इसके तुरंत बाद ही, कुछ समय बाद ही एक और शुरू की गई थी। ध्यान रखना, जैसे ये राष्ट्रीय की गई, उसी तरीके से दूसरी की गई थी हिमालयन स्टेट्स को लेकर के, हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हॉर्टिकल्चर मिशन। इसका नाम रखा गया हिमालय एवं पूर्वोत्तर राज्य बागवानी मिशन। इसको भी शुरू किया गया, पूर्वोत्तर राज्य इसको लेकर के। ध्यान रखना, इसके 3-4 साल बाद ही शुरू किया गया था। यह इसका कंसेप्ट था, यह भी शुरू किया गया। इसमें जितने भी हिमालय राज्य हैं या पूर्वोत्तर के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले, वो सब इसमें शामिल आ गए। यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के, उत्तराखंड से लेकर के, हिमाचल प्रदेश से लेकर के, सिक्किम, सोचिए असम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, पूरे सारे राज्य इसमें शामिल हो गए। ध्यान रखना, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड देखेंगे, और ये सारे इसमें शामिल हैं। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? ये था, इसको अलग अलग दो शुरू किए गए और बाद में जाकर के इसमें क्या किया गया, अब वो देख लीजिए। 2014-15 में, 2014-15 में सरकार ने क्या किया, एक नई योजना चला दी, एकीकृत बागवानी मिशन। एकीकृत बागवानी मिशन ये रहे 2014-15 में। नई सरकार के आने के बाद में सारी चीजें इसमें कर दी गई। और इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया पूर्व की, पहले की सभी योजनाओं का विलय कर दिया गया, विलय कर दिया। कौन सी? बागवानी फसलों की योजनाओं का, बागवानी फसलों की योजनाओं का पूरा विलय कर दिया गया। और इसमें क्या प्रावधान किया गया, बोले कि जो सामान्य केंद्र है, सामान्य राज्य हैं, जो राज्य हैं उनमें हमारा क्या चलेगा, 85 और 15% का रेशियो चलेगा सामान्य राज्यों में। और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ध्यान रखना, पूर्वोत्तर राज्य, वहां पर केंद्र जो है 100% वित्त पोषण करेगा। ध्यान रखना, पूर्वोत्तर राज्यों को सरकार पूरा का पूरा क्या करेगी, फंडिंग करेगी। 100% वित्त पोषण है पूरा का पूरा, नॉर्थ ईस्ट और हिमालय वाले राज्यों के लिए। एवरीबॉडी इट इज क्लियर? तो ये आपके बागवानी मिशन है, बागवानी के लिए, ठीक है ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस तरीके से आपको सारी चीजें आपको पढ़ते जाना है। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, इसी के समय एक और योजना शुरू की गई थी देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, सारी चीजों के लिए। ध्यान रखना, एक चलाया गया था राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन।
यह भी आपका शुरू किया गया था, राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन। और इसके तहत देखेंगे तो यह योजना शुरू की गई थी 2004 में। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है देश में जैविक कृषि, जैविक या कह सकते हैं सतत कृषि को बढ़ावा देना, सतत कृषि को बढ़ावा देना, यानी कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, पर्यावरण हितैषी, स्वास्थ्य हितैषी कृषि को बढ़ावा देना। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? और इसके तहत ध्यान रखिएगा, भारत में 6 क्षेत्रीय केंद्र बनाए गए और एक जैविक केंद्र बनाया गया। ध्यान रखना, इसके लिए क्या किया गया? इसके तहत एक तो बनाया गया राष्ट्रीय कृषि केंद्र, राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र बनाया गया। इसके तहत राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र का गठन किया गया और यह कहां पर है? गाजियाबाद में। यह याद रख लीजिएगा, राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र बनाया गया, एक सेंटर बनाया गया, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया। और इसके अलावा 6 क्षेत्रीय जैविक कृषि केंद्र बनाए गए इसी के तहत, केंद्र बनाए गए 6। अब वो कौन कौन से हैं ध्यान रखिएगा, देख लीजिए। नंबर 1 बंगलुरु, बेंगलोर जिसे हम कहते हैं। दूसरा हिसार हरियाणा। तीसरा आपका नागपुर महाराष्ट्र। चौथा आपका बनाया गया भुवनेश्वर उड़ीसा। पांचवा आपका बनाया गया जबलपुर मध्य प्रदेश। और छठा बनाया गया नॉर्थ ईस्ट में इंफाल। और ये तो आप जानते ही होंगे कि इंफाल कहां है। क्यों दोस्तों, नहीं जानते तो बहुत अच्छी बात है, जाके सर्च कीजिए, थोड़ा सा देखिए, कम से कम पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कुछ तो जानने की कोशिश कीजिए। आखिर राजधानी कहां की है कि नहीं? इतना तो कर सकते हैं कि नहीं? इतना तो करना चाहिए। ये 6 क्षेत्रीय केंद्र, इनको याद कर लीजिएगा। आपका एक राष्ट्रीय केंद्र जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए और 6 क्षेत्रीय केंद्र। और इसी के वजह से ही भारत में सोचिएगा क्या किया गया। भारत में सिक्किम पूरी तरीके से, उसके बाद आपका अंडमान निकोबार, सोचिए केंद्र शासित प्रदेश, सिक्किम पूरी तरह से जैविक राज्य, जैविक कृषि का राज्य बन गया। जैविक कृषि वाला पूरी तरह जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम, जहां पर अभी हाल फिलहाल में भयंकर बाढ़ आई थी। ध्यान रखना, यहीं पर आप देखना चाहें तो नोट कर सकते हैं आप। पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है भारत का? सिक्किम। और पूर्ण जैविक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार। ये रहा, ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये राज्य है। याद रहेंगे नहीं आप लोगों को? ध्यान रखना, क्लियर? तो ये कुछ मैंने आपको राष्ट्रीय कृषि मिशन और इन सब चीजों के बारे में बात की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल हम जो बात करेंगे अगले लेक्चर में, वो बात करेंगे कि भारत में कृषि के विकास को लेकर के भूमि का विकास, सिंचाई का विकास, वित्त का विकास या उर्वरक हैं, इनको लेकर के सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं शुरू से लेकर के अब तक कौन कौन सी चलाई हैं। एक एक सेगमेंट वाइज हम इसको कवर करते जाएंगे, जिससे कि एग्रीकल्चर पूरा आपका ढंग से कवर हो जाए। बस यही एक उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। ओके, प्रॉपर तरीके से मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं उसको मैं ढंग से कवर कराऊंगा आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, साथ के साथ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी। अब इन क्वेश्चंस को देख लीजिए जो मैंने पढ़ाए हैं। अब ये आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, इनको देखिए, समझिए और उसके बाद डिस्कस कीजिएगा। ये रहा,
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सही नहीं है। यह 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है। यह वर्ष 2007-8 में लागू की गई थी योजना। नंबर 1, इस हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 करोड़ रुपए व्यय करने का विचार किया गया। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 80% अनुदान के रूप में प्राप्त होगी। ठीक है ना। इस योजना के अंतर्गत खाद्य फसलों के एकीकृत विकास, कृषि का अभियांत्रिकरण यानी इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वर्षा पर आधारित कृषि कार्य इत्यादि इसमें सम्मिलित किए गए। अब बताइए इसका सही आंसर कौन सा है, यानी कि इसमें से चारों में से गलत कौन सा है। आंसर आपसे दे सकते हैं आप लोग। ये रहा, क्योंकि इसमें अनुदान का 80% का कोई कंसेप्ट था ही नहीं कि इसमें राज्यों को अनुदान देना है। यह केंद्र की योजना थी, केंद्र ने बनाई 25,000 करोड़ खर्च करने हैं, तो राज्यों का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि राज्य 10% लगाएंगे, 20% लगाएंगे, कितना लगाएंगे। इसलिए यह कंसेप्ट गलत है। अब बताइए, मैंने पहले पढ़ा दिया, उसके बाद आए हुए क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूं, सही तरीका है या नहीं है, या फिर पहले क्वेश्चंस को कराते जाइए, क्वेश्चंस के साथ साथ में योजना कराते जाइए। उसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन आया हुआ है वही टॉपिक कवर हो पाएगा। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया हो या ना आया हो, मैं सारी योजनाएं पढ़ा रहा हूं, सारे टॉपिक कवर करा रहा हूं। वो ज्यादा बेटर है या केवल क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उन्हीं को करना है डिस्कस? कुछ सोचना। आप में से कई को लगेगा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दीजिए, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अरे मेरे भाई, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है या खाली प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है? ये तो चला ही रहे हैं। आपको वो सारी टॉपिक भी कवर करा रहा हूं जो अभी तक एग्जाम में पूछे नहीं गए। जो पूछे गए हैं वो तो है ही, और जो नहीं पूछे गए वो भी तो करा रहा हूं ना मैं। दोनों काम हो रहे हैं ना उसमें। बेटा पढ़ना है तो ढंग से पढ़िए, बात समझे कि नहीं? चलिए दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्न में से कौन नहीं है? उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, सुदृढ़ीकृत उत्पादन तकनीक का निदर्शन, साख सुविधाओं का मजबूत करना, फसलों की नई किस्म का प्रचार प्रसार करना। साख सुविधाएं यानी कि वित्त व्यवस्था। अब खाद्य सुरक्षा में वित्त व्यवस्था का क्या लेना देना है? खेती का उत्पादन को बढ़ावा देना है, तो उन्हें खेती को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिन सुविधाओं की जरूरत है वो देंगे। बाकी अगर वित्त सहायता देनी है तो वो कहां दी जाएगी? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में, इसमें नहीं दी जाएगी। इसलिए इसका क्वेश्चन ये गलत है। साख सुविधाओं की बात नहीं की गई, इसमें किसानों को ऋण की बात नहीं की गई। अच्छे बीजों का वितरण होगा, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, ठीक है ना, फसल की नई नई किस्मों का प्रचार प्रसार होगा जिससे कि उत्पादन बढ़ सके। ये सारी चीजें इसमें सही हैं, और ये 2016 का क्वेश्चन है। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आपके यूपीएससी के भी हैं, ये स्टेट पीएससी के भी हैं। मैं सारे क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। खाली यूपीएससी की बात करेंगे तो यूपीएससी का इनमें से जो योजना मैंने पढ़ाई उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक। केवल एक क्वेश्चन पूछा गया तो मैं बता चुका हूं। लेकिन मैं सारे क्वेश्चन पढ़ा प्रैक्टिस करा दे रहा हूं जो आए हुए हैं, चाहे स्टेट के हों चाहे इसके। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावित हुआ? कब से प्रभावित हुआ? 2008 में आया था। बताइए, 2007-8 की रबी फसल से, 2007-8 की खरीफ फसल से, 2005-6 की रबी फसल से, या 2006-7 की खरीफ फसल से? बताइए। अब ये तो पता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 से शुरू हुआ, 2007-8 में। कब से? रबी फसल या खरीफ फसल? यस, आंसर है ये, रबी की फसल से। बस इतना करना है, बाकी सारी डिटेल आप लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं माय डियर। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना के समय आरंभ किया गया? राष्ट्रीय बागवानी मिशन जिसे कहते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, यह भी 2009 में शुरू किया गया। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन बताया था ना आप लोगों को, कब शुरू किया गया? आंसर सोचिए, 2005-6 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय बागवानी मिशन। तो कौन सी योजना चल रही थी? 10वीं योजना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का निम्न में से कौन उद्देश्य नहीं है?
2010 में पूछा गया क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? वित्तीय सहायता प्रदान करना, बागवानी के क्षेत्र में उच्च समृद्धि प्राप्त करना, फसल पश्चात प्रबंधन करना, या मानव संसाधन का विकास करना? बहुत सिंपल सी चीज है, कोई भी बता देगा। मानव संसाधन, क्योंकि इसमें केवल फसलों की बात की गई। मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की इसमें कोई बात नहीं की गई है। ओके, तो समझ में आ गया। ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। कल की क्लास में हम आगे और फर्दर नए नए टॉपिक पर भूमि सुधार, सिंचाई परियोजना, उर्वरक परियोजना, बीज को लेकर के सोचिएगा, वित्त और बीमा को लेकर के, या आपके नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर के जो जो स्कीम्स, जो जो सरकार की योजनाएं हैं, वो हम एक एक करके सारी डिस्कस करते चलेंगे, चाहे करंट की हो और चाहे पुरानी। और जो आए हुए क्वेश्चन है उनको भी कवर करेंगे। इससे बेहतर और क्या चाहिए माय डियर? बस हमें क्या चाहिए वो आप लोग जानते हैं। बस इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, इसको पहुंचाइए। और स्टडी IQ इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और इसमें जिस किसी को मुझसे कनेक्ट होना हो तो ये मेरा कोड और मेरे लिंक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेल ID, जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डिस्कस करना है, कोई भी चीज करनी है, यू मे डिस्कस। ओके, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।